मृग तृष्णा अध्याय 10। रवि की सुनहरी किरणों के पृथ्वी पर आगमन के साथ ही घोषणा हो चुकी थी कि एक नई प्रहता सफर पर चल पड़ी है। 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर अजीत महानवे ने अपना बिस्तर नहीं छोड़ा था। सामान्यतः वो इस समय तक उठ जाते थे और अपने सभी दैनिक कार्य समाप्त कर चुके होते थे, पर बीती रात देर तक सोने के कारण वो मानसिक और शारीरिक थकान अनुभव कर रहे थे। इस समय जबकि वो अपना बिस्तर छोड़ने का संकल्प ले चुके थे, लेकिन अचानक दरवाजे की कॉलबेल की कर्कश आवाज ने उनका ध्यान भंग कर दिया। महानवे ने शीघ्रता से खुद को व्यवस्थित किया और लगभग 32 वर्षीय खूबसूरत महिला उनके सामने खड़ी थी। महानवे को ये महिला बिल्कुल अजनबी लगी थी और इसलिए वो अचंभित होकर खड़े हुए उसे देख रहे थे। इससे पहले कि वो कोई निर्णय ले पाते, महिला ने पूछा, क्या आप इंस्पेक्टर अजीत महानवे ही हैं? जी हाँ, मैं ही अजीत महानवे हूँ, पर आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्या काम है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब ओह सॉरी, दरअसल अब महानवे ने सफाई देने का प्रयास किया तो किया, पर महिला ने उन्हें आगे बोलने का अवसर नहीं दिया। दरअसल आप अभी अभी जागे हैं। अब पर आप ये कैसे कह सकती हैं? आपका चेहरा बता रहा है, महिला ने कहा। इंस्पेक्टर अजीत महानवे महिला के शब्द सुनकर झेंप गए थे। फिलहाल उन्होंने कहा, आइए बैठिए। एक सोफे की तरफ इशारा करके अजीत ने कहा। थैंक्स, महिला ने औपचारिकता निभाई। कहिए, आप कौन हैं? मुझसे आपको क्या काम है? मैं प्रोफेसर हंस गंगवार की बहन हूं। क्या दुनिया भर की हैरत महानवे चेहरे पर थी। वो उस महिला को ऐसे देख रहे थे कि जैसे ताजमहल खुद चलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। महानवे ने शीघ्रता से संभल कर पूछा, पर ये कैसे संभव है? आप कहना क्या चाहते हैं? महिला महानवे की प्रतिक्रिया देखकर असमंजस में पड़ गई। वो शायद कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि महानवे उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास में था। मैडम, डॉक्टर अवनीश के अनुसार तो प्रोफेसर की बहन अब तक इस दुनिया में नहीं है, और ये बात तो उन्हें खुद प्रोफेसर हंस ने बताई थी, लेकिन आप मेरे सामने। हाँ, मैं जानती हूँ। भैया मेरे बारे में यही कहते थे। उन्होंने मुझे एक ऐसे अपराध की सजा दी थी जो शायद मैंने किया ही नहीं था। महिला का गला रूंध गया था। आप तो परेशान हो गई। मुझे बताइए क्या बात है? आप प्रोफेसर की बहन कब और कैसे हो गई? मैं प्रोफेसर की सगी बहन हूँ। वो मेरे बड़े भाई थे और मुझे बेहद प्रेम करते थे। बचपन में हम दोनों अनाथ हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ही मुझे पाला था, परंतु तब वो मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गए, जबकि मैंने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं उसे प्रेम करने लगी थी, महिला ने कुछ सकुचाते हुए जवाब दिया। प्रोफेसर उस लड़के को पसंद क्यों नहीं करते थे? जी, हमारा धर्म एक नहीं था, साथ ही उसका फैमिली बैकग्राउंड उन्हें पसंद नहीं था। ओ, आपका नाम क्या है? दिव्या केसर। हाँ, तो दिव्या जी, आपके अनुसार आप प्रोफेसर की बहन हैं और आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक लड़के से विवाह किया था। जी, यही सत्य है।
लेकिन प्रोफेसर तो कहते थे कि उनकी बहन मर चुकी है। मैं आपको यही बताने जा रही हूं। कुछ समय ठहरिए, आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं क्या? मैं फ्रेश होकर आता हूं। ठीक है सर, दिव्या केसर का जवाब था। फ्रेश होने के बाद महानवी ने 2 कप चाय बनाई तो खुद ही 1 कप दिव्या केसर को दिया। क्या आपने अभी तक विवाह नहीं किया? दिव्या ने प्रश्न किया। नहीं, समय ही नहीं मिला फिलहाल। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जब मैंने पहली बार भैया को गौरव खन्ना के विषय में बताया तो उन्होंने मुझे उससे मिलने से स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कुछ दिन गौरव से दूरी भी बनाई थी, पर क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे जल्दी टूट जाना पड़ा और मैंने अपने देवता समान भाई की इच्छा के विरुद्ध उसका हाथ पकड़ लिया। पर मेरे पास कोई अन्य रास्ता शायद शेष ही नहीं था। क्या आपके भाई ने आप दोनों का विवाह सरलता से हो जाने दिया? मैंने उन्हें ये मौका ही कहाँ दिया था जो वो मुझे रोक पाते। दिव्या केसर की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। नमी आंखों में भी थी और आवाज में भी। दिव्या जी, कृपया आप धैर्यपूर्वक सब कुछ बताइए। दिव्या ने अपनी हिचकियों पर नियंत्रण करते हुए कहना प्रारंभ किया। मैं गौरव खन्ना के साथ घर छोड़कर चली गई थी। विवाह के बाद हम भैया का आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन उसी रोज उन्होंने मुझे सदा के लिए घर से निकाल दिया। ओह, ये तो वास्तव में गलत था। प्रोफेसर हंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजीत ने सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया और आगे पूछा, आप अपने साथ अपने पति को लेकर नहीं आई? विवाह के 1 वर्ष बाद ही बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उफ। अजीत महानवे बस इतना ही कह पाए थे। अपने पति की मृत्यु के बाद आपने प्रोफेसर से मिलने का प्रयास नहीं किया? नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मैं विधवा हो चुकी हूं। मैं जानती थी कि वो मुझे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं। वे अक्सर मेरे बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकी। कुछ समय बाद मैंने सुना कि वे मेरे बारे में दूसरों से कहने लगे हैं कि मैं मर चुकी हूं, पर अपनी आंखों से और कानों से सच्चाई का सामना पहली बार कर रही हूं। आपको किसने बताया कि वे आपको मृत घोषित कर चुके हैं, या आप कैसे जानती हैं कि वो कभी कभी आपको लेकर परेशान हो जाते थे? प्रारंभ में लगभग 1 वर्ष तक मैं अवनीश भैया से कभी कभी मिल लेती थी या बात कर लेती थी। कौन? डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी? जी वही। आप उन्हें जानती हैं? क्यों नहीं, वो मेरे भाई के सबसे अच्छे मित्र थे। पर उन्होंने तो मुझे, हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि अब आप हमेशा के लिए इस अभागी बहन को भूल जाइए और वही कीजिए, वही सोचिए और कहिए जो भैया चाहते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। क्या आप उनसे मिलकर आ रही हैं? हाँ, मैं सबसे पहले वहीं गई थी। ओह, तो ये बात है। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैं गौरव के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में कभी नहीं सोच सकती, लेकिन वो तो अब नहीं है। उनकी यादें तो हैं, दिव्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ बच्चों के साथ अध्यापन करके अपनी जीविका चला रही हूं। आप एक बात जानती हैं क्या? क्या? घटना को घटित हुए 9 दिन बीत चुके हैं और आप इतने दिन बाद यहां आ रही हैं। मैं बीमार थी और अकेली होने के कारण मजबूर भी थी।
अभी भी मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूं। रहती कहाँ हैं आप? मुंबई। एड्रेस 34 बांद्रा ईस्ट। आप प्रोफेसर की बहन हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? क्या अभी भी आपको सबूत की जरूरत है? मैडम, अभी तक आपने जो भी बताया है उसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता कि आप प्रोफेसर की बहन हैं। मुझे तो आपकी किसी भी बात का भरोसा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं पागल हूं जो यहां पर अपना समय बर्बाद करने आई हूं? मुझे खुद को प्रोफेसर की बहन साबित करने के पीछे क्या स्वार्थ हो सकता है? धन दौलत उनके पास थी नहीं, और जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहां उनकी वारिस बनकर नहीं, उनकी केवल बहन बनकर आई हूं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरे भाई के कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। मैडम, आपकी बात सच हो सकती है, पर अब ये केस कोई साधारण केस नहीं है। हमें इससे जुड़ी किसी भी छोटी से छोटी चीज को लेकर भी निश्चित होना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इस समय तो मेरे पास कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं, बस। दिखाइए। दिव्या केसर ने अपने बैग में हाथ डालकर कुछ फोटोग्राफ्स निकाले जो उसके अनुसार उसके भाई के साथ के उस समय के फोटो थे जबकि वो उनके साथ थी। अजीत महानवे ने ध्यान से देखना प्रारंभ किया। एक फोटो राखी बांधते हुए, एक फोटो साथ साथ हंसते हुए। इसी प्रकार के कई फोटो थे जो निसंदेह इस बात की पुष्टि करते थे कि महिला झूठ नहीं कह रही थी। यद्यपि फोटो कई वर्षों पुराने थे, लेकिन प्रोफेसर हंस और दिव्या केसर को पहचाना जा सकता था। दिव्या का एक फोटो अपने मृत पति के साथ भी था। ये बात दिव्या ने ही अजीत महानवे को बताई थी, जबकि उसने दिव्या के साथ एक अजनबी को फोटो में देखकर उसके बारे में पूछा था। फिर भी महानवे इस महिला पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वो यही मानकर चल रहा था कि ये अपराधी की कोई चाल हो सकती है और शायद दिव्या केसर के माध्यम से ही वो सबूत तक जा सके। फिर भी महानवे दिव्या से कहता है, चलिए, यदि मैं मान लेता हूं कि आप प्रोफेसर की बहन हैं, तो अब आप यहां किस इरादे से आई हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपने भाई के कातिलों को शीघ्रता से फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहती हूं। क्या आप नहीं जानती कि सभी अपराधी तो घटनास्थल पर ही मारे गए थे? तो आप फांसी पर किसे लटकता देखना चाहती हैं? जो इस साजिश के पीछे असली चेहरा है। आप ये कैसे कह सकती हैं कि इस साजिश के पीछे कोई दूसरा असली चेहरा भी है? इंस्पेक्टर अजीत के इस प्रश्न पर पहले तो दिव्या चौंक गई थी, पर शीघ्र ही उसने खुद को संभाला और कहना शुरू किया, इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई जिस मेडिसिन की खोज में थे वो अपने आप में तहलका मचा देने वाली मेडिसिन थी। उससे भी कहीं अधिक खतरनाक तो वो वायरस था जिसे किसी विशेष जगह पर छिड़कने मात्र से एड्स जैसी जानलेवा बीमारी को बड़े स्तर पर फैलाया जा सकता था, जबकि तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमला इसी कारण हुआ है। तो दिमाग खुद ब खुद कह उठता है कि ये कोई बड़ी साजिश है। और आज ये सभी बातें मीडिया के माध्यम से बच्चा बच्चा जानता है। एक बात और इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन कितना अधिक चालाक है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे ये पता था प्रोफेसर की खोज पूर्ण हो चुकी थी, जबकि इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। गुड, आप अच्छा सोच सकती हैं। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप प्रश्नवाचक निगाहों से महानवी की ओर देखती रही। क्या आप एक घरेलू महिला हैं? आप
कहना क्या चाहते हैं? दिव्या बौखला गई थी। घरेलू महिला क्या इस तरह से भी सोच सकती है? क्यों नहीं सोच सकती सर, मैं तो बस पूछ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा यही होगा कि आप मुझ पर अविश्वास करने से बेहतर अपराधियों की तरफ अधिक ध्यान दीजिएगा। आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं, मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो बस अपने भाई के कातिलों को अपने सामने देखना चाहती हूं। आप इस शहर में कहां ठहरी हैं? होटल चंद्रगुप्त, रूम नंबर 231। मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मैं अपनी तरफ से अपराधियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। इतना कहते हुए दिव्या केसर वहां से चल दी। अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है।